नमस्कार, यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा प्रोनाउन। देखिए, अगर बात करें प्रोनाउन की तो प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, वही क्या होता है? प्रोनाउन। यानी कह सकते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा रोहित इज माई ब्रदर, रोहित मेरा भाई है। फिर मैंने कहा रोहित लिव्स इन मुंबई, रोहित मुंबई में रहता है। फिर मैंने कहा रोहित हैज 2 कार्स। अब देखिए, ये बार बार मैं रोहित कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो रोहित है ना, ये जो नाम है, ये जो नाउन है रोहित, बार बार मैं रोहित का यूज ना करूं। अगर आपको बार बार नाउन से बचना होगा तो क्या करेंगे आप? इसके स्थान पर किसी न किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने फिर इसके स्थान पर कर दिया क्या? ही का प्रयोग हमने कर दिया यहां पर ही लिव्स इन मुंबई, ऐसा कर दूंगा मैं, ही लिव्स इन मुंबई। फिर जैसे हमने कहा ही हैज 2 कार्स, हम यहाँ रोहित के स्थान पे क्या यूज कर देंगे? ही का यूज कर देंगे। यानी कहने का सेंस है, अगर आप नाउन ना यूज करना चाहते हैं बार बार, तो नाउन के स्थान पर जो आप यूज करते हैं उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कह सकते हैं जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन नाउन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहने का सेंस है, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, आइए इसको स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं, किसके स्थान पर? जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं जो शब्द नाउन की जगह प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। जैसे हमने कहा रमेश फाउंड अ पर्स, रमेश एक पर्स पाया या रमेश को एक पर्स मिला। ही पिक्ड इट अप एंड गेव इट टू सरला, कह रहा है उसने उसे उठाया और उसे सरला को दे दिया। इधर समझिए, ये जो ही का प्रयोग हो रहा है, ये ही का प्रयोग किसके स्थान पे हो रहा है? रमेश के लिए हो रहा है। यानी कि रमेश क्या था? एक नाउन था, तो नाउन के स्थान पे किसका प्रयोग हुआ है? इस प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। फिर इधर समझिए, जो इट है ना, इट इट क्या? ये भी एक प्रोनाउन है। ये किसके लिए हो रहा है? पर्स के लिए हो रहा है। यानी कि ये जो इट है ये पर्स के स्थान पर आया हुआ है। यानी कहने का सेंस क्या है? इट भी आपका प्रोनाउन है और ये किसके स्थान पर आया है? नाउन के स्थान पे। दूसरा समझिए, सरला, ये क्या कर दिया? सरला को दे दिया। अब सरला क्या है? सरला आपका एक नाउन है। अब समझिएगा, सी थ्रू इट इनटू अ रिवर, वह उसे नदी में फेंक दी, वह उसे एक नदी में फेंक दी। अब देखिए, कौन फेंक दी? सी। यानी कि सी किसकी बात कर रहा है? सरला की बात कर रहा है। यानी कहने का सेंस है, जो सरला है ना, वो आपका नाउन है और नाउन के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है? सी का प्रयोग किया। यानी कहने का सेंस है, जो भी वर्ड नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप देख लीजिएगा, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, अगर बात करें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, प्रोनाउन के प्रकार की बात करें तो प्रोनाउन के टोटल प्रकार 11 होते हैं। हालांकि कभी कभी 10 भी बताया जाता है, 8 भी बताया जाता है, 9 भी बताया जाता है। ये तो आपके लेवल के ऊपर होता है, हाँ, कितना आपको पढ़ाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर 10 आपका ठीक है। देखिए, ये जो प्रोनाउन होता है टोटल यहाँ पर हमने देखा 10 भागों में इसको बांटा गया। यानी कह सकते हैं प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट आपका है ठीक है, फर्स्ट आपका है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? फर्स्ट आपका है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको पुरुषवाचक के नाम से जाना जाता है। सेकंड आपका है एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको दृढ़ता पूर्वक या दृढ़तावाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद आपका आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक सर्वनाम।
या वितरण सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट आपका है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी कि विस्मयवाचक सर्वनाम। यानी कहने का सेंस है ये जो प्रोनाउन है आपका ना, प्रोनाउन टोटल आपका 10 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 10 प्रकार का है। ये सारे 10 प्रकार आप इधर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप अपना क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। देखिए अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। यहाँ दिया नहीं गया है बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए टोटल 3 पर्सन होते हैं। टोटल 3 पर्सन होते हैं। पर्सन, अगर हम बात करें पर्सन की, तो पर्सन टोटल होते हैं 3। एक आपका है फर्स्ट पर्सन, और दूसरा आपका है सेकंड पर्सन, और तीसरा आपका है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर बात करें फर्स्ट पर्सन की, तो इसके अंतर्गत आई और वी को रखा जाता है। इसके अंतर्गत आता है आई और वी। फिर आपका आता है सेकंड पर्सन, इसके अंतर्गत आता है यू आता है, कभी कभी दाऊ भी आता है इसके अंतर्गत। फिर आपका है थर्ड पर्सन, जिसके अंतर्गत ही सी इट दे को रखा जाता है। ही सी इट दे को रखा जाता है। यानी कह सकते हैं पर्सन टोटल होते हैं 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी को रखा जाता है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू को रखा जाता है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही सी इट दे को रखा जाता है। अब आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे, यही से आपका डेफिनेशन बन जाएगा। तो ये समझिएगा, जब भी कभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की चर्चा की जाए तो उसे कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट के अंतर्गत आई और वी, सेकंड के अंतर्गत यू और दाऊ आता है, थर्ड के अंतर्गत ही सी इट दे आता है। इन तीनों पर्सन को मिलाकर के जो बनता है उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। थोड़ा सा अगर और डीप में जाए तो 1-2 पॉइंट और समझ लीजिए इधर। देखिए ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ना बाबू, इससे हमेशा स्पीकर का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्पीकर, यानी कि जो बोलने वाला होता है। जैसे मैंने कह दिया मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि जो बोलने वाला है वही तो पढ़ा रहा है, यानी कि स्पीकर का बोध हो रहा है। फिर जैसे हमने कहा यू आपका जो होता है या जो सेकंड पर्सन होता है, इससे आपका ऑडियंस का बोध होता है। ऑडियंस यानी कि श्रोतागण का बोध होता है, सुनने वाले का। जैसे मैंने कहा यू आर माई स्टूडेंट, आप मेरे विद्यार्थी हैं, तो सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हैं, तो यू क्या हो गया? आपका सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, ऑडियंस का बोध करा रहा है। तीसरा आपका हो गया थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन होता है वो अदर की बात करता है, यानी कि जो अन्य चीजें हैं उनकी बात करता है। जैसे हमने कहा वह बाजार जा रहा था, ही वाज गोइंग टू मार्केट। बात समझ में आया? वे मुझे बुला रहे थे, दे वर कॉलिंग टू मी। तो कहने का सेंस है कि जो फर्स्ट पर्सन है ये स्पीकर का बोध कराएगा, सेकंड पर्सन जो है वो ऑडियंस का बोध कराएगा, थर्ड पर्सन जो है वो आपका अन्य की बात करेगा। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं स्लाइड की। देखिए इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? इन सभी को मिला के कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, अब ये समझिएगा, थोड़ा सा एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि आपके फ्यूचर में बहुत काम में आएगा। जब आपको नरेशन पढ़ाया जाएगा, जब आपको वॉइस पढ़ाया जाएगा, जब आपको टेंस पढ़ाया जाएगा, तो बहुत काम में आएगा। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है उसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। जैसे हमने कहा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है आपका? ये आपका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। फिर आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है उसे कहते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आपका हो गया आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू ही होता है, ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट ही होता है, दे का देम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है पोसेसिव प्रोनाउन, दूसरा आपका होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए ये वाला जो आपका है, ये जो है इधर वाला, ये वाला पार्ट, ये आपका हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव।
ये आपका हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव और उधर वाला आपका हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम इसको देख सकते हैं कुछ भागों में बांट करके, जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे हमने कहा आई का क्या होता है, आई सब्जेक्टिव केस हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा, इसका पोसेसिव प्रोनाउन माइन हो जाएगा और इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर जैसे ही हो गया, ही आपका सब्जेक्टिव केस है, इसको नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है और ही का पोसेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है। ये पॉइंट आप समझिएगा, क्या होता है, हिज ही होता है, ये समझिएगा। कहाँ गया, हाँ ये देखिए इसमें दिया, इसमें भी हिज ही होता है, इसी वजह से एक जगह ही दिया गया। जैसे वी है, वी अस अवर अवर्स, यानी कि वी आपका नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस, अवर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव और अवर्स आपका पोसेसिव प्रोनाउन। अगर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन बनाना हो तो क्या हो जाएगा, अवर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे हैं, यू हो गया, यू योर योर्स योरसेल्फ हो जाएगा, सी हर हर्स हरसेल्फ हो जाएगा। इट को थोड़ा सा समझना है, इट का देखिए नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, इतना हो जाएगा। बट एक पॉइंट समझिएगा, जो इट है ना, इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। क्या, इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, ये पॉइंट आप समझिए, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ दिया नहीं गया है बट आप इन पॉइंट को समझ के रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आया, जैसे आई मी माई माइन माई सेल्फ, ओके, वी अस अवर अवर सेल्फ्स, यू योर योर्स योरसेल्फ, ही हिम हिज हिमसेल्फ, ऐसा आपका बनता चला जाएगा। दे देम दियर दियर्स देमसेल्व्स, ऐसे आपका बनता चला जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये समझिएगा थोड़ा सा इन्हीं चीजों को क्या किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल, वही चीजें यहाँ पर दिया गया है। देखिए जैसे आई आपका क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है, वी होता है, और आई का क्या बन गया, आई मी माई, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, मी इधर होना चाहिए, आई मी माई माइन माई सेल्फ। जैसे वी हो गया वी अवर अवर्स अवर्स, यू हो गया यू योर योर्स, ऐसे आपका पूरा बना हुआ है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के कुछ यूजेस की। अब इन यूज को आपको समझना है। देखिए अगर हम बात करें कुछ यूजेस की, तो थोड़ा से हम यहाँ पर एक नया स्लाइड रखते हैं, थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अगर हम रूल नंबर 1 की बात करें इसके पर्सनल प्रोनाउन की, तो रूल नंबर 1 आपका है, जब भी कभी आपके सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जब भी कभी आपके सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर वो सेंटेंस गुड सेंस का बोध करा रहा है, या थोड़ा सा इसको समझिएगा, अगर आपका सेंटेंस दिया गया हो और उस सेंटेंस में जो है, जो आपका सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आया हो, जो आपका प्रोनाउन आया हो बाबू, अगर वो 2 या 2 से अधिक हो, क्या 2 या 2 से अधिक हो, और वो गुड सेंस का बोध करा रहा हो, किसका बोध करा रहा हो, और वो अगर गुड सेंस का, यानी कि उसका सेंस अच्छा दे रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक फार्मूला का यूज करते हैं जिसका नाम है 2-3-1। क्या कहते हैं इसको, उसे कहते हैं फार्मूला 231। ठीक है, ये पॉइंट आप समझिएगा। 2 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, जो भी पर्सन आपको पढ़ाया गया है, ये पॉइंट समझिएगा। पॉइंट समझ में आया, कहने का सेंस है आपको कोई वाक्य है, उस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन आया हो और उससे गुड सेंस का बोध हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में फार्मूला 2-3-1 का प्रयोग करेंगे। और एक पॉइंट और समझना है, ये फार्मूला 2-3-1 का प्रयोग तभी करेंगे जब तीनों पर्सन आपका सिंगुलर हो। कैसा हो, जब तीनों पर्सन आपका सिंगुलर हो, तभी 2-3-1 का प्रयोग करेंगे। अगर ये आपका सिंगुलर नहीं होता, अगर आपका ये प्लूरल होता है, तो बाबू यहाँ पर 1-2-3 यानी कि फार्मूला 123 का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट आपको समझना है। जैसे इसको समझते हैं, कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा, वह, मैं और तुम, वह मैं और तुम ईमानदार हैं, वह मैं और तुम ईमानदार हैं। मैंने इसे बोल दिया, वह मैं और तुम ईमानदार हैं। इधर देखिए, इस सेंटेंस में 1 प्रोनाउन, 2 प्रोनाउन, 3 प्रोनाउन, यानी कि 3 प्रोनाउन आया है। और जब 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या, अगर इससे गुड सेंस का,
यानी कि अच्छे सेंस का बोध हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, फार्मूला 231 का प्रयोग करते हैं, और वो सिंगुलर होना चाहिए। देखिए सभी चीजें इसमें सिंगुलर हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, फार्मूला 231 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा वह, मैं और तुम ईमानदार हैं, तो पहले आपको ये समझना है दूसरा पर्सन देखना है। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन इसमें क्या है, तुम है, यानी कि यू। तो हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हमें यहां रखना पड़ेगा सबसे पहले यू का प्रयोग, हम यहां रखेंगे यू। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, तीसरा पर्सन यानी कि ही। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, यू ही एंड आई। और आगे आप कर दीजिएगा आर ऑनेस्ट, यू ही एंड आई आर ऑनेस्ट। बात समझ में आया। कहने का सेंस क्या है, कोई वाक्य दिया गया हो, उस वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो और उससे गुड सेंस का बोध हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, फार्मूला 231 का प्रयोग किया जाता है। और एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा हम तुम और वे, हम तुम और वे ईमानदार हैं, यही रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं। मेरी बात यहां समझना थोड़ा ध्यान से। देखो भाई, सेंटेंस में ईमानदार है यानी कि गुड सेंस का बोध हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट दूसरा पॉइंट आप समझिए, क्या तीनों पर्सन आपके सिंगुलर हैं, क्या ये तीनों पर्सन आपके सिंगुलर हैं? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, सिंगुलर है ही नहीं है। तो क्या करेंगे, हम तुम और वे ईमानदार हैं, भाई साहब ईमानदार है यानी कि गुड सेंस का बोध हो रहा है, दो या दो से अधिक पर्सन भी आया है, बट इसमें तीनों पर्सन सिंगुलर नहीं है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, फार्मूला 1 2 3 का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आया। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, फार्मूला 1 2 3 यानी कि क्या, पहले फर्स्ट पर्सन रखेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या है आपका, हम। तो हम रखेंगे यहाँ पर वी, फिर उसके बाद क्या, सेकंड पर्सन यू, फिर उसके बाद क्या रखेंगे, थर्ड पर्सन एंड दे, और ऑनेस्ट। ये पॉइंट आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी का थोड़ा जस्ट एक अपोजिट है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए देखिए होता क्या है, कोई आपका सेंटेंस आया हो, सेम चीजें हैं, कोई आपका सेंटेंस आया हो और सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आया हो और उस प्रोनाउन से बैड सेंस का बोध हो रहा है, किसका, बैड सेंस का बोध हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फार्मूला 1 2 3 का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऐसे कंडीशन में फार्मूला 123 का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने कहा मैं तुम और वह, मैं तुम और वह चोर हैं। अच्छा बताइए, यहां पर दो से अधिक पर्सन आया, आपने कहा यस सर। ये बताइए जो चोर है, चोर, अब ये चोर क्या गुड सेंस दे रहा है, बैड सेंस? आप कहेंगे सर बैड सेंस दे रहा है। तो सिंपल सी बात है बाबू, अगर ये बैड सेंस आपका दे रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप फार्मूला 1 2 3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, मैं तुम और वह चोर हैं, तो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, सेकंड पर्सन क्या है, यू, थर्ड पर्सन क्या है, एंड ही आर थिप्स। ओके, बात समझ में आया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। यही सारी चीजें उस रूल में दिया गया है, आप इसको समझ लीजिएगा। बहुत इजी रूल है आपका, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आइए समझते हैं स्लाइड में क्या दिया गया है। यदि वाक्य में एक से अधिक भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग होता है और उनके लिए एक ही प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, किया जाए तो थर्ड और फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, सेम चीजें हैं, ठीक है। जो आपको बताया गया है वही सारी चीजें हैं, ठीक है। आप इसको अपने से पढ़ लीजिएगा, ओके। यही सारी चीजें आप इसको देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। आइए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, नेक्स्ट रूल आपका है जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों। किससे जुड़े होते हैं, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो प्रोनाउन कैसा होता है, प्रोनाउन ऐसे कंडीशन में प्लूरल होगा, ये पॉइंट आपको समझना है। जैसे राम एंड मोहन, देखिए
एक नाउन और एक नाउन, यानी कि दो नाउन हैं, और ये दोनों नाउन कैसे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? तो ऐसे कंडीशन में उनके लिए जो भी आपका प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो कैसा होता है? प्लूरल होता है, यानी कि ये क्या है? दियर आपका प्लूरल है, ये पॉइंट आप समझिएगा। नेक्स्ट जैसे हमने कहा सुरेश एंड हिज फैमिली मेंबर्स। देखिए दो दो नाउन हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, इनके लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पर प्रोनाउन यूज कर दिया दियर का प्रयोग, यानी कि प्लूरल का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं और दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों को पहले ईच और एवरी का प्रयोग किया गया हो तो प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ये पॉइंट आपको समझना है। यानी कि देखिए एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, यानी कि ये और ये दो नाउन है, दोनों को पहले किसका प्रयोग हुआ है? एवरी का प्रयोग हुआ है, और दोनों एंड से जुड़े भी हैं। देखिए दोनों को पहले एवरी का प्रयोग हुआ है और दोनों एंड से जुड़े भी हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? हम जो है सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि हिज का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट आपको समझना है। जैसे हमने कहा ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज ज्वाइंड हिज ड्यूटी। देखिए दो नाउन है, दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं, एंड है आपका, और इन दोनों को पहले इसका प्रयोग हुआ है तो इनके साथ क्या करेंगे? आप सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। पॉइंट आपको समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ईच, आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चाहे ईच हो, इधर हो, नीदर हो, इन सब के साथ हमेशा क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी। इधर देखिए ईच आया ना बाबू, इधर इसके साथ जो आपका प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, और इसके साथ जो आपका वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वो कैसा होगा? वो भी आपका सिंगुलर होगा। आपको बताया गया है ना फर्स्ट क्लास में, आपको बताया गया इज आपका क्या है? सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या होता है? आर होता है। हैज आपका है सिंगुलर, हैज का प्लूरल क्या होता है? हैव होता है। ये सारे पॉइंट आपको बताया गया है। वाज आपका सिंगुलर है, वाज का प्लूरल वर होता है। ये सारे पॉइंट आपको बताया गया है। ओके। नेक्स्ट जैसे देखिए इधर आप द टू स्टूडेंट्स गेट्स हिज गिफ्ट। अब देखिए गेट्स क्या है आपका? ये आपका है सिंगुलर बनाया गया है, और हिज क्या है आपका? ये भी आपका सिंगुलर है। तो कहने का सेंस क्या है? अगर कोई भी आपका सेंटेंस है वो आपका ईच, इधर, नीदर से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो आपका होगा वो आपका सिंगुलर होगा, और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ उसके लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग होगा वो भी आपका सिंगुलर होगा। ठीक है। सेम चीज है, नीदर ऑफ देम गेट्स हिज टर्न, यानी कि हिज आया सिंगुलर है, गेट्स क्या है आपका? सिंगुलर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन और या इधर आर या निदर नार से संयुक्त होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं, तो प्रोनाउन सिंगुलर होता है। प्रोनाउन क्या होता है? सिंगुलर। देखिए राम ये श्याम, राम और श्याम, और क्या है आपका? और आपका क्या है? देखिए ये आया ना, और इधर आर निदर नार से जुड़े हुए हो तो क्या होगा? इसके लिए प्रोनाउन सिंगुलर होता है, यानी कि ये जो आया ये सिंगुलर आपका होगा, सिंगुलर है भी। इधर रमेश और गणेश, इधर देखिए दो नाउन है, दोनों किससे जुड़े हैं? इधर आर से जुड़े हुए हैं, तो इनकी वजह क्या होगा? सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। निदर राम नार श्याम, इधर देखिए निदर नार से जुड़ा हुआ है राम और श्याम, तो क्या होगा? इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर होगा। ये पॉइंट आपको समझना होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपका है देखिए क्या कह रहा है ये, जब एक प्लूरल, नेक्स्ट रूल आपका, जब एक प्लूरल और एक सिंगुलर नाउन और या नॉर से जुड़े होते हैं, और या नॉर से जुड़े होते हैं तो प्रोनाउन कैसा होता? प्लूरल होता। ये पॉइंट समझना है। अभी तक तो सिंगुलर था बट अब कैसा होगा? प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? आप प्लूरल प्रोनाउन का भी प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा इधर द प्रिंसिपल, देखिए इधर हो गया और आर है, इधर आर से क्या हुआ है? दो नाउन जुड़ा हुआ है, और एक नाउन क्या है? ये आपका क्या है? द प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर है, और टीचर्स क्या है? प्लूरल है। तो बाबू जब भी कभी एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? आप प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। हालांकि अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ा रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो भी प्लूरल ही होगा, उसको आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क। इधर देखिए टीचर आया एक वचन है, स्टूडेंट्स क्या है? बहुवचन है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? प्रोनाउन कैसा करेंगे? प्लूरल करेंगे, यानी कि देयर का प्रयोग होगा।
नेक्स्ट समझिएगा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ऐसे समझते हैं। देखिए क्या होता है, कोई आपका सेंटेंस आवे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी वजह से मैं आपको वक्त से बता रहा हूँ, ये समझिएगा थोड़ा, इस पे यहाँ देख लीजिए। कोई आपका सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में तुलना किया जाए, क्या किया जाए, कोई आपका सेंटेंस है और उस सेंटेंस आपका कंपेरिजन हो रहा है बाबू, और जब भी कभी कंपेरिजन हो रहा होगा समझना है एज या देन, इन दोनों चीज से होगा। तो ये समझना है एज ए देन के तुरंत पहले, एज ए देन के तुरंत पहले आने वाला प्रोनाउन जो है जिस केस में होगा, आने वाला प्रोनाउन जिस केस में होगा, ठीक एज ए देन के बाद आने वाला प्रोनाउन भी उसी केस में होगा, यानी कि इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी सेम इसी केस में होगा, यानी कि इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन है जो है वो क्या होगा, सेम केस में होगा। बट यहाँ पर थोड़ा समझना है, अर्थ को भी ध्यान रखना है, अर्थ को भी ध्यान में रखना है। जैसे हमने कहा सी इज बेटर देन मी। अब इधर मेरी बात समझो आप, और मुझसे अच्छी है, मैंने बोल दिया। अब इधर देखो, थोड़ा सा आपको यहाँ समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए देन आया है ना, तुलना हो रहा है यहाँ पर, देन के तुरंत पहले देखो कौन सा प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन आया किस केस में है वो, देन के पहले प्रोनाउन क्या आया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है आपका प्रोनाउन। ये किस केस में है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है। तो बाबू देन के तुरंत बाद जो आने वाला ये जो प्रोनाउन है ना, वो कैसे रहेगा, वो भी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव में ही रहेगा। यानी कहने का सेंस है यहाँ पर क्या होगा, मी नहीं होगा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, आई होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने कहा they are smaller than her, वे उससे छोटे हैं। अब इधर समझो, देन आ गया, इधर देन के जस्ट पहले देखो प्रोनाउन कैसा आ रहा है, किस केस में आ रहा है, दे आया है, किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो भाई साहब यहाँ हर जो है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ हर को भी सब्जेक्टिव केस में आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हर नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये पॉइंट आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप सारे पॉइंट समझिएगा तभी मजा आएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप देख लीजिएगा, ये वही सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है। अगर ऑब्जेक्टिव केस आ गया तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, बात बस वही होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हमने कहा आई लव यू एज मच एज ही, मैंने ऐसे बोल दिया, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं जितना कि उससे। अब इधर मेरी बात समझिए, अर्थ भी समझना पड़ेगा। अब इधर देखो, एज के तुरंत पहले आने वाला प्रोनाउन किस केस में है, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि वर्ब के बाद आया है। तो इसके बाद आने वाले जो ही है ना, ही नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हिम होगा। अर्थ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने कहा टू बी, थोड़ा सा एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा वर्ब टू बी के बारे में। वर्ब टू बी समझते हैं, इस एम आर वाज वर्ब को वर्ब टू बी कहा जाता है। किसको आप कह सकते हैं, इस एम आर, हालांकि मैं पीछे आपको बताया हूं टेंस में, इस एम आर वाज वर्ब को वर्ब टू बी कहा जाता है। ये समझना है, वर्ब टू बी के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है ना, हमेशा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होता है। वही चीजें हैं, जैसे इधर दिया गया है, देखिए ये देखिए, इस क्या है आपका वर्ब टू बी है, तो इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन है कैसा होना चाहिए, वो नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यहाँ पर मी नहीं होगा, इट इज मी नहीं होगा, हालांकि कुछ विद्वान अब इसको भी सही मानते हैं। इधर देखिए इट इज मी, इसको भी सही माना जा रहा है, बट आपके एग्जाम में आएगा आप यही लगाइएगा, इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई होगा। जैसे इट इज ही होगा, हिम नहीं होगा, यानी कहने का सेंस है, अगर मैं यहाँ पर हिम कर देता तो गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये वर्ब टू बी है, इसके बाद जो आने वाला प्रोनाउन है कैसा होगा, वो सब्जेक्टिव केस में होगा, यानी कहने का सेंस है यहाँ पर आपका होगा ही होगा, ना कि हिम, ओके, ये आपका करेक्ट है। इसी तरह से आप अपना पूरा कर लीजिएगा।